हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्विक रिवीजन। अभी आपका आईटी एग्जाम है, तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं तो उनके आईटी के बुक का ये 6 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं उसको। तो सिंपल चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी चैप्टर है, लेंदी नहीं है लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसमें। ज़्यादा भी कुछ ट्रिकी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चैप्टर है। इजीली आप इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है एंटरप्राइज किससे बोलते हैं, ठीक है। तो एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। मीन्स ये कोई तो दो चार लोग साथ में आके कुछ एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं। मीन्स कंसिडर करो कोई फैक्ट्री है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्री के जो भी ऑपरेशंस रहेंगे, मीन्स फैक्ट्री एक एंटरप्राइज कंसिडर कर लो। वैसे एंटरप्राइज थोड़ा अलग कंसेप्ट है, लेकिन फैक्ट्री का एग्जांपल ले लो, वहाँ सारे प्लानिंग करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि चलो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है कि वहाँ? नहीं, वहाँ बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल परचेस करना भी होता है, सेल भी करना होता है, उसके ऊपर प्रोसेस भी करना होता है। उसके बाद उस फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, उनका भी मैनेजमेंट करना होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करना होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट उसमें आता है। तो हमें इस चैप्टर में वही देखना है कि ये जो मैनेजमेंट किया जाता है, पहले ऑफलाइन करते थे, मीन्स ऐसे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं होता था, वो मैनुअली उसका मैनेजमेंट करते थे। कोई पर्सन होता था, वो सारा देखभाल करता था। लेकिन ये बाद में डिफिकल्ट होने लगा, तो इसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर आ गया। उसका सोल्यूशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बिल्टअप किया गया, उसे ईआरपी सिस्टम बोला जाता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जो सबका ख्याल रखता है, सब ज़रूरतों का ख्याल रखता है। मीन्स सबको सेग्रीगेट करता है, ठीक है, सबका रिपोर्ट जनरेट करता है, सब एक्टिविटी के ऊपर ट्रैक रखता है। ये सब उस सॉफ्टवेयर में होता है। मीन्स ये चैप्टर बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के लिए है कि जो सॉफ्टवेयर पूरे एंटरप्राइज को मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे एंटरप्राइज को मैनेज किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल परचेसिंग हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसके बाद एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का पेरोल भी अभी उसमें इंक्लूड किया गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है कि जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, ईआरपी सिस्टम बोला जाता है। ऐसे डिफरेंट कंपनीज है मार्केट में जो ये ईआरपी सिस्टम बोला जाता है। और आपके लिए, सबके लिए जो नोन सॉफ्टवेयर है ना, टैली ईआरपी, ये टैली ईआरपी जो एक इंडियन कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इंडियन सॉफ्टवेयर है, कि जो ये सारा प्लानिंग करता है। बाकी भी सॉफ्टवेयर है, जैसे सैप भी है, बाकी भी सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये चैप्टर का मोटिव यही है कि वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किया गया, तो उसके ही कुछ कंसेप्ट है। बाकी कुछ आपको इसका सॉफ्टवेयर का यूज़ इसमें दिया नहीं है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट आपको इसमें देखने पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटरप्राइज में जनरेट लार्ज, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एंटरप्राइज में जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कि जो आपका एंटरप्राइज होता है, ग्रीन कलर, ओके। तो एंटरप्राइज में जनरेट लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सच अ फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर डिटेल, परचेज डिटेल, एम्प्लॉय डेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब डेटा जो भी होता है, तो ये डेटा हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, और इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो क्या करते हैं, इस टास्क को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को ही ईआरपी सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को ही ईआरपी सिस्टम बोला जाता है। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ डेफिनेशन भी नहीं पूछेंगे, डेफिनेशन नीचे है। एंड एंटरप्राइज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्स वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन गोल। देखो, एंटरप्राइज मीन्स सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं होते, या सिर्फ फैक्ट्री नहीं होता है। एंटरप्राइज एक पूरा ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? रिसोर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। तो ये सब कुछ मिला के एक कॉमन टास्क अचीव किया जाता है। तो उस टास्क को अचीव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसे ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये जो ग्रुप होता है ना, उसको एंटरप्राइज बोला जाता है। डेफिनेशन याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। An enterprise act as a single entity and organization is divided into
डिफरेंट यूनिट। देखो एंटरप्राइज है तो एज ए सिंगल एंटिटी की तरह काम कर सकता है और वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड होता है। कौन से ग्रुप है ये आगे हमें जाके देखना है, यूनिट्स कौन से वो आगे जाके हमें देखना है। तो ये थोड़ा कॉमर्स का कंसेप्ट इसमें ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो एंटरप्राइज में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, सेल्स, परचेस एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कोई भी एंटरप्राइज है ना, उसमें एक यूनिट नहीं होता है, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, प्रोडक्शन या उसे प्रोडक्शन यूनिट भी बोला जाता है, प्लानिंग यूनिट, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसका प्लान किया जाता है, अगर आपने मैन्युफैक्चर किया है तो फिर उसका सेल्स भी होना चाहिए ना। फिर सिर्फ आप मैन्युफैक्चर करके रख रहे हो और सेल नहीं हो रहा है तो फिर कोई यूज ही नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट, देखो आपको जो भी रॉ मटेरियल लगेगा ना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो परचेज डिपार्टमेंट देखता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, पैसे लगेंगे ना, पैसे के बिना पॉसिबल नहीं है, तो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी आता है। डिस्ट्रीब्यूशन, आपने तो प्रोडक्शन कर लिया लेकिन अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, डिफरेंट सिटी में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे पहुंचाओगे, इसका भी मैनेजमेंट इसमें करना होता है, ठीक है। बस आगे जाते हैं। तो एन एंटरप्राइज, देखो एंटरप्राइज में दिखाया गया कि क्या क्या कौन कौन क्या क्या काम करता है। जैसे देखो ये जो है ना, ये कुछ एम्प्लॉयज है जो रियल में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्या रिसोर्स क्या क्या लगने वाले, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी रिसोर्स है, रॉ मटेरियल, ट्रैवलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ यहाँ आता है ना। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा इसे आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल टीम या मैनेजमेंट टीम आप इसे बोल सकते हो, ये सबका मैनेजमेंट करती है। वो क्या देखते हैं कि हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है, सेल्स हो रहा है या नहीं, ये सब ये एनालिसिस करते हैं, ये सब डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये पूरा एंटरप्राइज होता है ना। व्हाट इज रिसोर्स, अब मैंने तो बोल दिया कि रिसोर्स क्या होता है। देखो आपके एंटरप्राइज के लिए जो जो मटेरियल, जो जो कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट लगता है, भले वो एक टेबल क्यों ना हो, भले वो एक चेयर क्यों ना हो, ठीक है, वो सारा उस रिसोर्स में आता है। तो रिसोर्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है मैन पावर, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद मनी, मशीनरी, ये सब कुछ आपका रिसोर्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लानिंग, कुछ नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका गोल अचीव करना है तो क्या करना होता है, आपको कुछ प्लान करना होता है टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ प्लान करना होता है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले, प्रॉफिट कमाए आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन या आप अपनी कंपनी बोल सकते हो या आप अपना ईआरपी नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनाइजेशन फर्म भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो चलो, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, देखो प्लान करना है। देखो ये चैप्टर ऐसे समझ लेना कि आपका एक कंपनी है और आपको इस कंपनी को चलाना है। कंपनी के डिफरेंट सेक्शन है, जैसे प्रोडक्शन सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन है, मार्केटिंग सेक्शन है, एचआर सेक्शन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स सेक्शन है। तो ये सब सेक्शन को आपको मैनेज करना है। तो फिर आप एक टेबल पर बैठ के मैनेज कर सकते हो लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस उसे ही प्लान करना, उसको ही प्लान करना। द ईआरपी सिस्टम ऑफ्टन इंटीग्रेट अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट को भी इंटीग्रेट करता है, ठीक है। पेबल, स्टॉक कंट्रोल एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग, ये एंड कस्टमर डेटाबेस, सबको ये इंटीग्रेट करता है, ठीक है। क्या क्या होता है उसमें, प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, मार्केटिंग होता है, ठीक है, एचआर होता है। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है ना तो एचआर हायर करता है पहले, कि वो ह्यूमन को हायरिंग का ही काम करते हैं। आपको जॉब पर लेने का काम, आपका बायोडाटा कलेक्ट करने का काम या इंटरव्यू शेड्यूल करने का काम, ये सब एचआर डिपार्टमेंट करता है। प्रोडक्शन, रियल का प्रोडक्शन करता है, मीन्स रियल वर्किंग टीम तो यही होता है कि रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेडी हो गया ना मटेरियल लेकिन उसको अभी पहुंचाना है लोगों तक, तो ये डिपार्टमेंट काम करता है। तो एंटरप्राइज सबको इंटीग्रेट करता है। और जो ओल्ड वाले होते थे ना विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर विदाउट सॉफ्टवेयर होते ना, ये सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर ऊपर वाला फिगर आप देखोगे ना, ये सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मीन्स दोनों सबके बीच में लिंकिंग नहीं है। ये लिंकिंग सिर्फ मैन्युअली ह्यूमन के साथ लिंकिंग होता था कि ह्यूमन रिपोर्टिंग करता था, जाके देखता था, मीटिंग्स होते थे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी होता था। लेकिन इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया, क्या कर दिया, सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया। सबको क्या कर दिया गया, सेंट्रलाइज। अब सब लोग एक साथ जुड़े हैं, सबसे कैसे जुड़े हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक डेटाबेस के थ्रू, और वैसे ही
ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है और उसका डेटाबेस जो होता है उसी ERP डेटाबेस बोला जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। इस एक स्क्रीन के अंदर अगर आपने कंप्यूटर में ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन किया ना तो आपको सबका रिपोर्ट मिल जाएगा कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आपका सेल्स टीम क्या कर रहा है, आपके HR में कितने HR में कौन से इंटरव्यू शेड्यूल किए हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल बजट क्या है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है, ये अंडर वन स्क्रीन एक कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो, कहीं भी बैठ के देख सकते हो। सिर्फ उसी कंपनी में नहीं, आप ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी इंडिया में और आप ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से भी देख सकते हो अगर ऑनलाइन ERP है तो ये सब आपको फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना। चलो हमारे टॉपिक पर आते हैं। फॉर बेनिफिट इफिशिएंटली डिपार्टमेंट, जो भी बेनिफिट चाहिए सब कुछ चाहिए तो फिर ये सिस्टम यूज़ कर लो। एंड एंटरप्राइज considered as a system and all departments of enterprise called as a subsystem। ये obvious है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको इरेज करना पड़ेगा, ओके हाँ। फंक्शन यूनिट ऑफ ERP का फंक्शन यूनिट क्या है, जो मैंने ऊपर बताया ना वही आपको रिपीट देखने को मिलेगा। HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट एंड मेंटेनेंस, उसके बाद सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डायग्राम है ना ये करके रखना, ये पूछेंगे कि बताओ फंक्शन यूनिट ऑफ ERP क्या क्या है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे आपको, ये याद रखना। तो यही इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फाइनेंशियल मॉडल में क्या क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट होता है, बैलेंस शीट होता है। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपको पता होगा बैलेंस शीट क्या होता है, लेजर क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब कुछ में होता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज कंट्रोलिंग एंड ट्रेजरी, ये किस में इंक्लूड होता है, इस मॉडल में इंक्लूड होता है। आप याद रखना, पूछ सकते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल मॉडल है ना उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होता है, रिपोर्ट में ये ऊपर वाला होता है, एंड मॉड्यूल में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग, ट्रेजरी, ये उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन रहेंगे ना इस मॉडल में रहेंगे। वैसे इसमें क्वेश्चन पूछने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन ये सिर्फ MCQs में पूछेंगे कि चलो फाइनेंशियल यूनिट ऑफ ERP बताओ क्या क्या होता है, या फंक्शनल यूनिट ऑफ ERP क्या क्या होता है बताओ, तो इसमें ये पूछ जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसका प्लानिंग भी करना पड़ेगा ना, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन का रेट होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए तो आपका गोल अचीव हो जाए। उसके बाद HR मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स, ये उसका फुल फॉर्म होता है HR का, और उसमें क्या क्या किया जाता है, पर्सनल आपके एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होती है, सैलरी डिटेल्स होता है, अटेंडेंस होता है, परफॉर्मेंस या प्रमोशन, ये सब कुछ HR देख रहा है। मीन्स आपको प्रमोशन चाहिए ना, HR डिपार्टमेंट करता है। अगर कोई एम्प्लॉय को हायर करना है HR डिपार्टमेंट करता है, किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है HR डिपार्टमेंट करता है। तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब काम एक ही बंदा करता है, ऐसे भी हो सकता है। चलो इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल, इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या किया जाता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग या आपके एंटरप्राइज के लिए जो भी इन्वेंट्री लग रही है ना ये सब ये देखते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, स्टॉक ऑफ वेयर हाउस, ये सब इसमें आता है। परचेसिंग मॉडल, देखो परचेसिंग मॉडल ये देखता है कि आपका प्रोडक्शन करने के लिए आप क्या क्या परचेस करना होगा, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लोजली कनेक्टेड विथ इन्वेंट्री, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सब कनेक्टेड होता है। मार्केटिंग मॉडल में क्या होता है, आपको पता है कि ये क्या करते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्शन किया है तो उसको सेल भी करना होगा, सेल करना है तो पब्लिसिटी भी करनी होगी, सारे कस्टमर के पास जाना होगा, उनका सेटिस्फैक्शन भी देखना होगा। तो और इसमें रिस्क का फैक्टर भी होता है कि आप प्रोडक्शन करके रखा है लेकिन सेल नहीं हो रहा है, तो फिर ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन किया है, मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया है, लेकिन अभी सेल कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये आप ऐसे समझ लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो E-कॉमर्स वेबसाइट है ना ये उसके जैसी है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, ट्रैकिंग, शिपमेंट, ये सब इसमें आता है। तो ये सब इसमें आता है सेल्स में। क्वालिटी मेजरमेंट मॉडल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आपने प्रोडक्शन किया है तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ना, ताकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बना रहे और नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपसे ही परचेस करे। तो ये सब कुछ देखता है क्वालिटी मैनेजमेंट, बस इतना ही। ERP रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, देखो ERP एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ERP के रिलेटेड कौन से टेक्नोलॉजी काम करते, कुछ नहीं, वही जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया ना वही है। तो उसमें कौन सी कंपनीज आती है वो देखते हैं एक बार, ठीक, कंपनीज। उसके बाद
कंपनीज बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि ईआरपी रिलेटेड कौन से टेक्नोलॉजीज काम करते हैं। PLM फुल फॉर्म पूछेंगे, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये देखता है कि आपके प्रोडक्शन का लाइफ साइकिल कैसे है। तो ये आपका प्रोडक्शन लाइफ साइकिल है, ये 100% IMP डायग्राम समझ लो। प्रोडक्शन लाइफ साइकिल इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उसका एक लाइफ साइकिल भी होता है। जैसे आप नैनो कार का ले लो, टाटा नैनो कार। टाटा नैनो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या किया ना, टाटा ने एक ड्रीम सोचा कि सबके लिए कार बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया अपनी कार का, कि लॉन्च कर दी कि मेरा कार ऐसे होने वाला है, सब सब 1 लाख तक ये कार का प्राइस रहेगा। तो हर कॉमन पीपल, गरीब से गरीब आदमी भी इसे परचेस कर सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर उसके बाद ग्रोथ हो गया कि फर्स्ट ईयर में टाटा के बहुत सारे यूनिट सेल हो गए। ठीक है, और मैच्योरिटी कब आ गई कि ऐसे सब लोगों के पास ऐसे इसका एक ये गया कि एक मैसेज गया कि ये सबसे सस्ती कार है, लो प्राइस में मिल रही है। तो लोगों का व्यू भी बन गया कि ये लो प्राइस कार है। तो फिर ये सोशल स्टेटस के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट आ गया कि जिसके पास नैनो कार है वो गरीब आदमी, ऐसे कहने लगे लोग। मीन्स मेंटेलिटी, हर एक की मेंटेलिटी थी। तो फिर क्या हुआ ना, टाटा का सेल डिक्लाइन होने लगा। टाटा नैनो का कार जो सेल है ना वो कम होने लगा। और बाद में फिर क्या हुआ कि टाटा को डिसीजन लेना पड़ा कि इसका प्रोडक्शन बंद करना चाहिए। तो आई थिंक 2013 या 18 में बंद कब किया पता नहीं मुझे, लेकिन फिर टाटा ने टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, ये हर एक प्रोडक्ट के साथ होता है। और आप ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट देखोगे कि जो स्टार्टिंग में बहुत बिकते हैं, बाद में वो डिक्लाइन हो जाते हैं, मीन्स बंद हो जाते हैं। ऐसे भी है, बहुत सारे कार या बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होगी, ऐसे उनके साथ होता है। ये प्रोडक्शन लाइफ साइकिल होता है। ये एग्जाम में पूछेंगे। 4 ही फेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये 4 ही फेज है। इसका आपको सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि कौन सा किसके बाद आता है, तो ये याद रखना। नाउ ये प्रोडक्शन लाइफ साइकिल क्या बताता है कि आपका स्टेटस बताता है मार्केट में, प्रोडक्ट का स्टेटस की सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ। नाउ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कि आपके पास सब डेटा होना चाहिए। देखो, टाटा ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, ऐसे डायरेक्टली बंद किया क्या? टाटा कंपनी में आ गए और उन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्शन बोल दिया कि अभी मेरा कार सेल नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होता है। पूरे रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, पूरा डेटा गैदर किया जाता है कि पहले कितना सेल है, अभी कितना सेल है, कस्टमर आ रहे या नहीं आ रहे, हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए, सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। फिर डिसीजन क्या लिया कि टाटा की कार अभी मैन्युफैक्चरिंग, टाटा नैनो जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद करना होगा, ये डिसीजन लिया है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसलिए मैंने टाटा नैनो का एग्जांपल आपको दिया कि डिसीजन डायरेक्टली नहीं होता है, सब इंफॉर्मेशन गैदर किए जाती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, इनसाइड आउटसाइड सारी इंफॉर्मेशन में, कंपनी में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, मार्केट में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। तो ये डिसीजन मैनेजमेंट सिस्टम में MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको पता है, जैसे डिमांड बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है, जैसे डिमांड कम होती है सप्लाई भी कम करना पड़ता है। ये एक बैलेंसिंग की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जिसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है ये आपको देखनी है। रॉ मटेरियल, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर एंड कंज्यूमर। ठीक है, और जब ये इसकी डिमांड कम हो जाएगी ना तो रॉ मटेरियल की भी डिमांड कम हो जाती है, सप्लायर भी कम करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाती है। ये एक साइकिल है, ये एग्जाम में पूछेंगे। चलो सप्लाई चेन मैनेजमेंट साइकिल एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेंगे, उसके आपको कंपोनेंट पूछेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है, उसकी सीक्वेंसिंग पूछ सकती है। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इनका एग्जाम्पल देखो, जब वो क्या करते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनको अच्छे से फैसिलिटी देती है और कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्टअप होता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, अगर कोई मटेरियल या चलो कोई आपने ऑनलाइन परचेस किया है, कोई शूज़ परचेस किया है और उसका साइज़ आपको फिट नहीं आया, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इससे आपका क्या होता है, ट्रस्ट बिल्टअप होता है उस अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, कि वो कब रिटर्न करते हैं, रिटर्न लेते हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। तो ये क्या होता है ना, ट्रस्ट बिल्टअप होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना,
आपको आपके कस्टमर के साथ कांटेक्ट भी करना होता है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन भी करना होता है। कस्टमर को क्लाइंट भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। तो CRM इंक्लूड्स कैप्चर, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन। कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको कस्टमर की नीड पता चलती है, इस कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनको अपना कंटेंट सेल कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ CRM। देखो, आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी को सेल नहीं करना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन कस्टमर की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि वो कस्टमर क्या करता है, कौन से आइटम परचेस करता है, उससे आपको पता चल सकता है उस कस्टमर का नेचर। लेकिन जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे जो कंपनीज है ना, कस्टमर का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो ये क्या किसका पार्ट होता है? CRM का पार्ट होता है। क्या आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या आता है? सेल्स आता है, फीडबैक आता है, सपोर्ट आता है एंड मार्केटिंग। ये सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है। फीडबैक भी लेना पड़ता है ना कस्टमर का कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया, हमारी सर्विस कैसे लगी, सपोर्ट भी देना होता है, मेंटेनेंस भी देना होता है। ये सब उसमें आता है, याद करके रखना। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है? एनालिसिस, इंटरेक्टिंग, सपोर्ट, वही ऊपर जो मेंशन है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जब आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ डेटा देता है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उस डेटा के ऊपर अगर कुछ डिसीजन लेना है ना, तो ये लेता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये देखो, तो इसमें मैनेजमेंट यहाँ से डेटा आता है, MIS के पास से डेटा आता है और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। ये आता है डिसीजन, ठीक है। बस इतना ही है ना। ERP सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, कौन सी ERP सिस्टम प्रोवाइडर्स कंपनीज है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आना चाहिए ओरेकल, SAP, ओडो, बिट्रिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, एंड सबसे लास्ट में टैली ERP। ये 5 एग्जांपल्स या 5 या 6 एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये याद करके रखना, ये 100% IMP एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ओरेकल क्या करता है? ओरेकल एक पैकेज प्रोवाइड करता है, उसका नाम है ERP 310। ये पूछेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक में MCQs में पूछेंगे। द डैश 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 पैकेज फ्रॉम ओरेकल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो उसका आंसर ERP 310 उसका नाम है। नाउ नेक्स्ट, SAP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। एग्जाम में 100% IMP क्वेश्चन समझ लो, पूछेंगे ही, ठीक है। नाउ ये किसका इंक्लूजन है? ये CRM का एंड SCM का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड और एक है PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये सबका इंक्लूजन ये सॉफ्टवेयर SAP, और जनरली सब लोग SAP ही यूज़ करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, SAP ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है ना, वो हो सकता है कि टैली यूज़ करे, ऐसे होता है। मीन्स टैली एंड SAP यही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है मार्केट में। उसके बाद ओडो। अभी ओडो की खासियत क्या है ना, ये ओपन सोर्स है, मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपका स्टार्टअप है या आपके पास फाइनेंशियल थोड़ा कमी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? CRM भी होता है, HR भी होता है, अकाउंटिंग भी होता है, सेल्स भी होता है। मीन्स आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लाउड बेस भी है। ये क्लाउड बेस मीन्स आपका डेटाबेस ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। अगर आपके सिस्टम के साथ कुछ भी हो जाए ना, फिर भी आपका डेटा सेफ रहेगा। बिट्रिक्स भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर, ये भी ओपन सोर्स आप बोल सकते हैं, इसे फ्री सॉफ्टवेयर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक, ये तो फ्री नहीं रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी प्रोडक्ट आपको फ्री में नहीं देता है। तो इनका भी ये माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक ये काम करता है। ये CRM सॉफ्टवेयर है, CRM भी प्रोवाइड करता है, ERP भी प्रोवाइड करता है, उसका ही इंक्लूजन होता है। सिर्फ आप नाम याद रखना, बाकी उसके यूजेस सबके सेम ही है, ठीक है। नाउ टैली ERP पूछेंगे कि ये इंडियन कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड पेरोल सिस्टम एक ग्रुप के अंडर प्रोवाइड करता है। बस इतना ही था। नाउ ERP एंड इंटरनेट। देखो, जब आपका कोई ERP सिस्टम है ना, अगर आप उसे इंटरनेट से जोड़ते हो ना, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। कि आपने आपकी ERP क्लाउड के साथ मीन्स ऑनलाइन कर दी है, ताकि आपका सिस्टम के साथ कंसिडर करो, मैं मेरे कंप्यूटर के ऊपर कुछ डेटा एंट्री कर रहा हूँ और अचानक से क्या हुआ ना, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, फिर डेटा कहाँ जाएगा? तो अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन कनेक्टेड है ना, डेटा ऑनलाइन स्टोर रहेगा, और जब आप नया कंप्यूटर परचेस करोगे, लॉगिन करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका डेटा आ जाएगा। जैसे आपका अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसका सॉफ्टवेयर भी क्लाउड से कनेक्टेड है। मीन्स आपका तो ऑफलाइन
चलता रहता है और बीच में इंटरनेट कनेक्ट हो गया और जैसे इंटरनेट आ गया ना, सब डेटा इंटरनेट के ऊपर अपलोड हो जाता है। और कंसिडर करो आपका सिस्टम क्रैश कर गया और आप दूसरे सिस्टम पर चले गए और वहाँ से लॉगिन कर दिया, तो आपके पूरे जो क्वेश्चन आपने सबमिट किए थे ना, वो वापस से फिर से आ जाएंगे, आपको फिर से अटेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड बेस, कि आपका जो सिस्टम है ना इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है डेटाबेस के साथ। इसी क्लाउड बोलते हैं, कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है। क्लाउड मीन्स आपको लगेगा सचमुच में क्लाउड में स्टोर होता है क्या, नहीं, ये एक सिस्टम को नाम दिया है कि अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन कनेक्टेड है ना, उसे क्लाउड बोला जाता है इन शॉर्ट, बस कुछ नहीं। और इसमें लिखा है सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। ठीक है, तो क्लाउड मेक ईआरपी मेक इजियर मोर सिक्योर एंड बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। क्लाउड आपके सिस्टम को मोर सिक्योर बनाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। अभी आपको बेनिफिट्स लिखने ईआरपी के, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, याद रखना है। क्या करता है ये, रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है, कि आपको पता चलता है ना कि आपका रिसोर्स कितने खत्म हुए, कितने बाकी है, ये सब का मैनेजमेंट ये करता है। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देखो ईआरपी से आपको क्या मिलता है, ईआरपी से आपको कस्टमर को ट्रैक कर सकते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं, इसका स्टेटस आप जान सकते हो, उनका फीडबैक ले सकते हो। प्रोवाइड्स एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो ईआरपी सिस्टम है तो उसमें मिस कैलकुलेशन होने के चांसेस ही नहीं, पॉइंट का भी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होता है इसमें, क्योंकि सब कंप्यूटर करता है, तो पॉइंट का भी इसमें आपको ह्यूमन एरर नहीं मिलता है। याद रखो, कैलकुलेशन में ह्यूमन एरर आता है तो इसमें एक्यूरेसी मिल जाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपको अपने डेटा के हिसाब से पता चलता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो सॉफ्टवेयर है फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे कस्टमाइज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, मैंने बोला ना एक स्क्रीन के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, नाउ ये हो गया एडवांटेज। अभी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है हाई कॉस्ट। देखो अगर आपका छोटा सा बिजनेस है ना, तो फिर आप लाखों का सॉफ्टवेयर परचेस नहीं कर सकते, तो ये कॉस्टली होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेन स्टाफ, देखो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर लाना है ना, यूज करना है ना, तो आपको एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो ये सॉफ्टवेयर को जानता है, तो फिर उसको भी पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इशू, थोड़ा ऑपरेशनल मेंटेनेंस इशू भी होता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है। अगर आपके सॉफ्टवेयर के साथ कुछ खराबी आ गई ना, तो फिर उसको रिपेयर करने के लिए कुछ टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, उसका मेंटेनेंस भी करना होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल, देखो क्या होता है, सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है। हो सकता है हैकिंग के चांस है, कोई थेप्स होते हैं कि आपका डेटा चुरा ले जाए हैक करके, तो ये भी सिक्योरिटी कंट्रोल का इश्यू हो सकता है। या आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया तो पूरा डेटा जा सकता है ना। ये तो चलो ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, लेकिन ये हमें ध्यान में रखने ही पड़ते हैं ना। फीचर्स ऑफ ईआरपी, फ्यूचर ईआरपी, सॉरी फीचर्स नहीं, फ्यूचर ईआरपी। फ्यूचर में ईआरपी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी ईआरपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने वाला है। ये ऐसे प्रोग्राम होता है, एक स्मार्ट प्रोग्राम जो बता देता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या खामियां है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको लॉस कितना हुआ है, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। ये ईआरपी आपको सजेशन देगा, किसके बेस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि ईआरपी बताएगा आपको कि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको रॉ मटेरियल परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब क्या कौन बता देता है, ईआरपी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बता देता है। उसके बाद मशीन लर्निंग, देखो आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका मशीन ट्रेन हो जाता है। मशीन लर्निंग इन शॉर्ट समझ लो कि आपके एक्टिविटी के, आपकी जो एक्टिविटी है ना डेली लाइफ की, उसका स्टडी करके मशीन अपने प्रोग्राम में चेंज कर लेता है। ठीक है, अभी मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। रोबोट जो रजनीकांत की मूवी है ना रोबोट, तो ये मशीन लर्निंग ही है ना, कि जो रजनीकांत होता है ना, अपना जो रोबोट है उसको सिखाता है अपने आपके साथ, अपने साथ लेके जाता है। तो वो रोबोट क्या करता है कि वैसे ही काम करता है जैसे वो रजनीकांत करता है, मीन्स ह्यूमन जैसे वो सीखता है, उसे मशीन लर्निंग बोला जाता है। और जो टेस्ला की कार होता है ना, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार, उसमें भी मशीन लर्निंग यूज किया जाता है। सचमुच का ड्राइवर वो कार चलाता होता है, और वो जो प्रोग्राम है ना स्मार्ट प्रोग्राम, उस ड्राइवर से लर्न कर रहा होता है, ये ड्राइवर कब ब्रेक लगा रहा है, कितने स्पीड में चला रहा है, कब कितने स्पीड में चलाना होता है, कब कितना टर्न लेना होता है, ये सब वो प्रोग्राम ह्यूमन से सीखता है, तो उसे मशीन लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, एम्बेडेड बिजनेस इंटेलिजेंस भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, इतना याद रखो।
ट्रांजेक्शन ट्रिगर्ड एंड सेंसर। सेंसर क्या होता है ना, अचानक से कोई बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको तुरंत अलर्ट आना चाहिए ना, ट्रांजेक्शन अलर्ट, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको पता चलता है। तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो बस इतना ही चैप्टर में, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कुछ थ्योरी पढ़ो भी मत, लेकिन थोड़ा समरी अच्छे से पढ़ो, समरी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। और चलो, एन एंटरप्राइज ग्रुप ऑफ पीपल, ये इसका ये है आंसर। और बाकी आप कर लेना। अभी जो आपका एक्सरसाइज है, मैं डायरेक्टली आपके जो आंसर रहेंगे ना, जो या आपको नोट्स भेजने वाला, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो चलो, अभी के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से आप इसका आंसर कर लेना, ठीक है। वैसे सिंपल इसके आंसर्स हैं, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन। और जो आपका अकाउंटिंग का चैप्टर बाकी है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि बाकी भी मुझे साइंस के चैप्टर्स अपलोड करने हैं। तो हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपका एक ही चैप्टर बचेगा इसके बाद। तो चलो, बाय एवरीवन।